इस वक्त हम IGCSE का पेपर 4-2 सॉल्व कर रहे हैं, अक्टूबर नवंबर 2023। ये एक्सटेंडेड सिलेबस का थ्योरी पेपर होता है। A car accelerates uniformly in a straight line from rest at t is equal to 0। एक्सेलरेट कर रही है एक कार और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, इसी तरह मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। तो इट मीन्स कि उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनिशियली एट रेस्ट है, तो इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड 0 मीटर्स पर सेकंड है एट टाइम t is equal to 0। At time t is equal to 3.2 seconds, the speed of the car is 13 meters per second। तो 3.2 seconds में एक्सेलरेट करते हुए उसकी स्पीड 0 से 13 हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड डिवाइडेड बाय द टाइम। फाइनल स्पीड यहाँ पर हमें गिवन है 13.0, माइनस इनिशियल स्पीड हमारे पास 0 है और टाइम है 3.2 सेकेंड्स का। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4.06, और इसे हम टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके लिख देंगे। सिंस ये जो 6 है ग्रेटर देन 5 है, तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसके प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे और 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, एक्सप्लेन इन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने लिखनी है, 1 वर्ड 1 मार्क का ये आंसर है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये जो टर्म यूज हुई है एक्सेलरेशन की, इससे ये मीनिंग हम ले रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द कार ट्रेवल्स एट 13 मीटर पर सेकंड फ्रॉम t is equal to 3.2 seconds to t is equal to 12 seconds। Plot the speed time graph for the car from t is equal to 0 to t is equal to 12 seconds। अब इसमें देखें दो पोर्शंस हैं। एक पोर्शन तो हमें यहाँ पे उन्होंने डिफाइन कर दिया कि 3.2 से 12 तक हमने कैसा ग्राफ बनाना है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और बाकी जो शुरू का पोर्शन है 3, यानी ये जो 3.2 सेकंड्स तक का, 0 से लेकर, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर है कि कार ने जो स्टार्ट किया है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, और फिर उसके बाद उसने किस तरह स्पीड गेन करके, एक्सेलरेट करके स्पीड गेन की है 13 मीटर्स पर सेकंड की। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा ग्राफ के लिए। फिर 3.2 सेकंड्स पे हमारी जो स्पीड है वो 13 मीटर्स पर सेकंड हो चुकी होगी। तो ग्राफ में पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे आएगा जो 0 सेकंड्स पे एट रेस्ट शो कर रहा है, और फिर 3.2 सेकंड्स वो यहाँ पे इस लाइन से शो होगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इसी लाइन पे मार्क कर देंगे 13 की स्पीड को, ये वाला पॉइंट बन जाएगा। और फिर इसने 12 सेकंड्स तक इसी स्पीड पे ट्रेवल करना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा। अब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है, तो वो हम ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन के साथ, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। और फिर उसके बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है कार 12 सेकंड्स तक, तो ये हमारा दूसरा पोर्शन हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पोर्शन है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन जिसका ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, और ये सेकंड पोर्शन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा है जिसमें एक्सेलरेशन या ग्रेडियंट की वैल्यू 0 होगी। बाकी ये बात हमें पता है कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ से हम दो क्वांटिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्रेडियंट वर्कआउट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन या डीसेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, और अगर हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करेंगे तो उससे हमें इस ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, determine the distance traveled by the car between t is equal to 0 to t is equal to 3.2 seconds। अब हमें ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, अभी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है टिल 3.2 सेकेंड्स। तो उसके लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, और ये जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एरिया अंडर द लाइन फाइंड कर देंगे। और एरिया अंडर द लाइन का अगर हम यहाँ पे वो देखेंगे फिगर, तो वो एक ट्राइंगल बन रही है। अच्छा, यहाँ पे अब सोल्यूशन हम यूँ स्टार्ट करेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। और एरिया के लिए हमने फिगर को देखा तो वो एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट।
अच्छा जी, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो बेस हमारी बन जाएगी 3.2 और हाइट हम स्पीड को ले लेंगे विच इज 13.0। अच्छा, इसको जब हम वर्कआउट करेंगे तो आंसर आएगा 20.8। और राउंड ऑफ करेंगे 8 को तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड कर देंगे तो वो 21 बन जाएगा। और इस तरह टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमारा आंसर 21 मीटर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। द कार डीसेलरेट्स फ्रॉम 13 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड एट कांस्टेंट डीसेलरेशन। अब ये 12 सेकंड्स के बाद के पोर्शन की जो कार की मूवमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो दोबारा डीसेलरेट करते हुए 13 से दोबारा 0 पे पहुंच जाएगी। द मास ऑफ द कार इज 1350 किलोग्राम्स। ये कार का मास हमें गिवन हो गया। द कार ट्रेवल्स 13 मीटर्स इन 2 seconds एज इट डीसेलरेट्स। कार का डिस्टेंस ट्रेवल्ड और कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो भी हमें गिवन हो गया। शो दैट, इसका मतलब है कि हमें वर्किंग शो करनी है और प्रूव करना है, इसका प्रूफ लिखना है। The work done by the car as it decelerates is approximately this much, 1.1 into 10 raised to 5 joules. अच्छा जी, अब अगर वर्क डन की बात होगी तो हमें वर्क डन का फॉर्मूला लिखना है। वर्क डन होता है द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, अब इसमें जो डिस्टेंस है वो तो हमें यहाँ पे गिवन है, वो हम 13 मीटर्स पुट कर देंगे। लेकिन जो फोर्स है उसको हमें अलग से वर्कआउट करना होगा। तो फोर्स के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। फोर्स इज इक्वल टू, बेसिक फॉर्मूला है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन होती है या डीसेलरेशन, इसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, जैसे कि इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट में भी लिखा था। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। कार का मास हमें गिवन है 1350 किलोग्राम और कार डीसेलरेट कर रही है तो उसकी फाइनल स्पीड कम होके 0 हो गई। इनिशियली वो 13 की स्पीड से मूव कर रही थी और इस डीसेलरेशन में उसको 2 सेकेंड्स का टाइम लगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा -8775 न्यूटन। नेगेटिव ये शो कर रहा है कि ये वो फोर्स है जो कि कार की स्पीड को ना स्लो डाउन करवा रही है, या डीसेलरेशन की वजह से ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। लेकिन जाहिर है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसमें हमें इस नेगेटिव को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। हम फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट 8775 पुट करेंगे। 13 मीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमारा आंसर 1.1 इंटू 10 raised to 5 जूल्स आ रहा है। ये वर्किंग है जो हमें यहाँ पे शो करनी है और इसी के फिर हमें 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बट ऑन अनदर डे द कार इन प्रीवियस पार्ट, द पार्ट सी, ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस while it decelerates from 13 मीटर पर सेकंड टू 0 मीटर पर सेकंड। अभी जो लास्ट पार्ट था उसमें उसने 13 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। लेकिन एक और ओकेजन पे और ऑन अनदर डे द कार इज टेकिंग और ट्रैवलिंग अ लॉन्गर डिस्टेंस व्हाइल इट इज डिसेलरेटिंग इन द सेम वे, यानी वही डिसेलरेशन है, 13 से 0 पे उसकी स्पीड डिसेलरेट कर रही है। द डिसेलरेशन इज कांस्टेंट। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज द स्टॉपिंग डिस्टेंस टू इंक्रीज। ये ज्यादा डिस्टेंस वो क्यों ट्रैवल कर रही है, इसके लिए हमने उसको उसकी रीजन सजेस्ट करनी है और उसकी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन भी हमें लिखनी है। तो एक रीजन ये हो सकती है कि द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज लेसर। क्योंकि लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगी तो इस वजह से उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। और एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, कार ऑपरेट करने की वजह से उसके टायर ज्यादा स्मूथ हो चुके हैं और अब वो ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर नहीं कर रहे हैं। या ये हो सकता है कि उस दिन कोई रेनी डे होगा और रोड्स वगैरह वेट होंगे तो उसकी वजह से फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी। तो कोई भी एक सूटेबल रीजन हमने यहाँ पे लिखनी है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द टायर्स आर स्मूदर एज कम्पेयर टू द सिचुएशन बिफोर। तो पहले टायर्स ज्यादा अच्छी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे थे तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कम था। अब टायर्स स्मूथ हो गए तो इस वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। Question number 2, figure 2.1 shows an electric tumble dryer used to dry wet clothes. इस ड्रायर की थोड़ी सी पहले एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ता हूँ, फिर मैं फिगर से एक्सप्लेन करता हूँ। हॉट एयर ब्लोज इनटू द ड्रम। ये हमें इसका ड्रम नजर आ रहा है और यहाँ से हॉट एयर इस पाइप के जरिए से उसमें ब्लो कर रही है। द एयर गेन्स वाटर वेपर फ्रॉम द क्लोथ्स एंड देन लीव्स द ड्रम। अब ये जो हॉट एयर एंटर हुई है, इसके साथ इन क्लोथ्स के जो वाटर वेपर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे।
और फिर ये जो हॉट एयर है ये यहाँ से बाहर आ जाएगी। द मॉइस्ट एयर एंटर्स द कंडेंसर। अब ये मॉइस्ट एयर हो चुकी है, तो ये अब इस कंडेंसर में एंटर होती है, जो कि इसको कूल डाउन करेगा। कूल एयर लीव्स द कंडेंसर। कूलिंग के प्रोसेस में एयर अपना मॉइस्चर लूज कर देती है और वाटर यहाँ नीचे उसके रेजरवायर में हमें जमा होता हुआ नजर आ रहा है, और अब ये एयर कूल हो चुकी है। पासिस थ्रू द हीटिंग एलिमेंट एंड एंटर्स द ड्रम अगेन। और ये जो ड्राई एयर थी, अब ये हीटिंग एलिमेंट से पास होती है, तो वो इसके टेम्परेचर को दोबारा से रेज कर देता है, और फिर ये हॉट एयर बन जाती है, विच इज अगेन ब्लोन इनटू द ड्रम। वो ड्रम में जाती है और इन क्लोथ्स का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करती है, वाटर वेपर्स को। और फिर वो जो एयर है वो यहाँ से दोबारा कंडेंसर में आती है, कंडेंसर उसको कूल डाउन करता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअस जो फ्लो ऑफ एयर है, कन्वेक्शन करंट है, ये चल रहा होता है। स्टेट द प्रोसेस बाय विच द हॉट एयर रिमूव्स वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। तो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो वाटर के पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और वाटर पार्टिकल्स को जब एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाती है, जिसे हम लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन कहते हैं, तो वो वाले जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो सरफेस से स्केप कर जाते हैं। इस प्रोसेस का नाम होता है इवेपोरेशन। The air is cooled as it passes through the condenser. Describe and explain one other way in which air leaving the condenser is different from the air entering the condenser. तो एक तो ये कि टेम्परेचर का फर्क आ गया। आपके पास जो एयर एंटर हुई थी वो वार्म थी, और जो एयर कंडेंसर से लीव कर रही है वो कूल डाउन हो चुकी है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इससे निकलने वाली जो एयर है वो ड्राई हो चुकी है। जब कंडेंसर में एंटर हुई थी तो वो मॉइस्ट एयर थी। कंडेंसर ने उसके वाटर वेपर को अपने पास कंडेंस करवा के नीचे अलग कर दिया। और एक्सप्लेनेशन क्या है कि द मॉइस्चर इज रिमूव्ड बाय द कंडेंसर ड्यू टू कूलिंग इफेक्ट। जिस तरह हीटिंग इफेक्ट या हॉट एयर वाटर को इवेपोरेट कराती है, इसी तरह ये जो कूलिंग इफेक्ट होता है कंडेंसर का, वो उसका ऑपोजिट काम करती है, तो वो उसको कंडेंस करवा लेती है। The drum of the tumble dryer rotates, lifting up the wet clothes, which then fall down through the hot air. Name the force that causes the clothes to fall down. तो ये जो फोर्स है जो क्लोथ्स को डाउनवर्ड पुल करती है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। When the drum rotates too fast, the clothes remain in contact with the wall of the drum. State the direction of the resultant force on the clothes during the circular motion. तो हमेशा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है ऑब्जेक्ट, उस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस डायरेक्शन में भी उसकी मोशन की डायरेक्शन होगी वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर लग रही होती है। तो फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट इस तरह की सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, और ऑब्जेक्ट किसी वक्त यहाँ पर है, तो अब यहाँ से उसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन बनेगी वो परपेंडिकुलर टू द सर्कल बनेगी, और जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी है, और ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है जो कि हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और मोशन की डायरेक्शन से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। इसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं। Suggest why using a clothes line to dry clothes in the open air is better for the environment than using an electric tumble dryer. तो उसकी रीजन ये है कि ये नेचुरल प्रोसेस से ड्राई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, और जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके उससे फिर ड्राई करवाएंगे तो ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन में कुछ ना कुछ एनवायरमेंटल हैजर्ड्स तो होंगे। तो ये इसलिए बेटर है कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट नीडेड टू बी generated for this particular task, and it causes less environmental damages or hazards. Question number 3. A balloon of mass 15 grams is glued to a straw. The straw is threaded onto a horizontal string as shown in figure 3.1. The balloon is filled with air and then the air is released. As the air leaves the balloon experiences a force. The balloon accelerates from rest until it reaches a constant speed. At that point,
0.67 in 0.18 seconds at 10. देख सकते हैं कि एक हॉलो स्ट्रॉ है जिसको हमने जिसके साथ हमने एक बलून को ग्लू के साथ अटैच किया हुआ है। अच्छा, इस हॉलो स्ट्रॉ से हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को पास किया हुआ है और इस बलून में एयर फिल हुई हुई है, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो एयर पार्टिकल्स इस तरफ बाहर आएंगे और बलून को लीव करेंगे। उसकी वजह से ये जो बलून है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड होती है, बाद में ये एक कांस्टेंट स्पीड को रीच करता है, यानी शुरू में एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने के बाद एक पॉइंट आता है कि जिसमें इसकी स्पीड फर्दर इंक्रीज नहीं होती, और जब ये कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच गया तो उसके बाद इसने 0.67 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 0.18 टाइम। अच्छा, अब ये सिचुएशन हो गई। अब हमने एक्सप्लेन करनी है कुछ चीजें। नंबर वन, एक्सप्लेन इज इन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं और ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम ये वो होगा जितने टाइम तक उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करके उसके मोमेंटम को चेंज किया, एंड इज गिवन बाय। तो हम इम्पल्स को जो है ना कैपिटल आई भी लिखते हैं, डेल्टा पी भी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इम्पल्स ऑन द बलून व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग। चलिए, अब हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है डेल्टा पी और आई इज इक्वल टू मास टाइम्स चेंज इन स्पीड। और चेंज इन स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड से। अच्छा, मास ऑफ द बलून हमें यहाँ पे गिवन है, वो बिल्कुल शुरू में था कि इसका मास 15 ग्राम्स है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 15 को, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। फाइनल जो इसकी स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी, और इनिशियल स्पीड इसकी जो है ना वो 0 थी। इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, अब फाइनल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें बताई गई थी। एक बात ये बताई थी कि इसने कांस्टेंट स्पीड पे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया और कितने टाइम में ट्रैवल किया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसके डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को हम इस रिलेशन से आपस में रिलेट कर लेते हैं। जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन था 0.67 मीटर्स और टाइम हमें गिवन था 0.18 सेकेंड्स। तो इससे हमें स्पीड मिल रही है 3.7 मीटर्स पर सेकेंड। ये उस बलून की फाइनल स्पीड थी या कांस्टेंट स्पीड थी जिससे वो मूव कर रहा था। ये वैल्यू अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड में। तो हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है 0.056 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम की, वो भी लिख दें अगर तो वो भी सही है। तो फाइनल आंसर है 0.056 kilograms meter per second. Explain how momentum is conserved as the balloon accelerates. तो अब देखें यहाँ पे मोमेंटम जो है ना वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम एयर पार्टिकल्स की बात करें तो एयर पार्टिकल्स जो है ना वो बलून पे हर तरफ प्रेशर लगा रहे होते हैं और वो हर डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे होते हैं। लेकिन चूंकि उनको एक खास डायरेक्शन में ओपनिंग मिलती है और वे मिलता है, तो वो सब के सब लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं और इस डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन करते हैं। अच्छा, जब ये एयर पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड मूव करते हैं तो इसके अगेंस्ट में ये स्ट्रॉ और बलून राइटवर्ड मोमेंटम गेन करते हैं। जब तक एयर पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड मूव नहीं कर रहे थे, हमारे पास एयर और बलून का जो टोटल मोमेंटम था वो 0 न्यूटन सेकेंड्स था। और जब एयर पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन सेकेंड्स का मोमेंटम गेन करते हैं लेफ्टवर्ड, तो ये बलून और स्ट्रॉ भी उसके रिएक्शन में 10 न्यूटन न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम गेन करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और उससे क्या होगा कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड मोमेंटम को जब हम ऐड करेंगे
तो वो स्टिल हमें जीरो का आंसर देगा। तो जैसा मोमेंटम एयर के मूव करने से पहले था, या टोटल मोमेंटम उस वक्त भी जीरो था, तो आफ्टर द एयर स्टार्ट्स टू मूव लेफ्टवर्ड एंड द बलून एंड द स्ट्रॉ स्टार्ट्स टू मूव टू द राइट, अगर हम उनके बाद के मोमेंटम्स को भी ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आंसर वही सेम आ जाएगा। तो सिंस दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस हो रही है मोमेंटम के टॉपिक में, इसको जो है ना हम एक्सप्लोजन कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है, इसको फिर मुझे अब 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आंसर भी बना के लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ द मोमेंटम gained by the air to move leftwards is same as the momentum gained by the balloon and the straw to move rightwards। तो सिंस ये दोनों मोमेंटम सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका सम अभी भी हमें नेट जीरो मोमेंटम ही देगा। नेक्स्ट पार्ट, फिगर 3.2 shows the directions of two forces acting on a different balloon as it moves। तो हम देख सकते हैं कि एक लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड एक्ट कर रही है 0.40 न्यूटन की, और एक बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है 0.74 न्यूटन की। डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बलून। तो अब मेथड कौन सा यूज करना है वो हमें नहीं बताया गया, तो हम प्रेफर करेंगे कि इसको हम कैलकुलेशन से ही फाइंड कर लें। उससे पहले हम इसकी ना एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम इसलिए बनाएंगे ताकि फिर हम अकॉर्डिंगली राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसमें से फाइंड कर लेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम एक स्केल यूज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स 0.1 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि 0.40 न्यूटन की जो फोर्स है वो हम 4 सेंटीमीटर से शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बना देता हूँ 4 सेंटीमीटर की, और ये इसका एरो हेड हो गया। फिर इसी तरह 90 पे रखकर हम एक फोर्स डाउनवर्ड बना देते हैं, और ये जो है 7.4 सेंटीमीटर्स तक जाएगी, 0.74 है। तो ये वाली जो फोर्स है ये 7.4 यहाँ तक आ जाएगी। ये इसका एरो हेड हो गया। अच्छा, अब हमने इनके रिजल्टेंट को शो करना है। रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करके मिलता है। तो अब हम फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर देंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो सेकंड के हेड की तरफ होगी। तो ये हमारी डायग्राम हो गई है। इसमें ये वाली जो फोर्स है ये 0.40 न्यूटन की है, या हम 4 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, और ये वाली फोर्स 0.74 न्यूटन की है। आपस में ये 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ऐसे कि इनको बनाना चाहिए क्योंकि एक राइटवर्ड थी और एक डाउनवर्ड थी। अब जब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे जिससे हम इसकी डायरेक्शन शो कर देंगे। तो हमने डायग्राम पे बिल्कुल स्केल डायग्राम बनाई है। हम चाहें तो ग्राफिकली इसको मेजर करके बता सकते हैं, या अगर मेजर ना करना चाहें बाय कैलकुलेशंस बताना चाहें तो कैलकुलेशन से भी बता सकते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, और इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर 0.84 न्यूटन आ जाएगा। और अगर हम इसको मैनुअली मेजर करेंगे तो हमें 8.4 सेंटीमीटर्स मिल रहा होगा, जिसको हम अकॉर्डिंग टू स्केल कन्वर्ट करेंगे तो 0.84 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो एंगल हमने फाइंड करना है वो हम प्रोटेक्टर से भी मेजर करके बता सकते हैं, और हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं, 100 का 2 में से कोई भी। अगर tan यूज कर रहे हैं तो ऑपोजिट जो एंगल के सामने वाली साइड है डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट, जो कि हाइपोटेन्यूज के अलावा रिमेनिंग थर्ड साइड होती है। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 0.74 डिवाइडेड बाय 0.40, और यहाँ से हमें एंगल का आंसर मिलेगा 61.6 डिग्रीज, इसे हम 62 डिग्रीज राउंड ऑफ करके ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिख देंगे 0.84 न्यूटन, और डायरेक्शन रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वो हॉरिजॉन्टल से ही हमें मिल रही है,
तो वो आ रही है 62 डिग्रीज। ये 4 मार्क्स का काम है जो यहाँ पे हमने एक तरह से वेक्टर एडिशन का किया। अच्छा जी, एक दफा मोमेंटम के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। चेंज इन मोमेंटम, जिसको इम्पल्स कहते हैं, उसको हम m इंटू डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम I भी लिखते हैं। और जब हम चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, जिससे फिर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम का एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और इसी को हम इम्पल्स का भी फॉर्मूला कहते हैं। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उनका मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी सेम होगा। तो उस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यूं लिखते हैं, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 एंड m2 v2। और एक्सप्लोजन के केस में हमें जरा इसको डिफरेंट करके लिखना होता है। कभी हम ये वाली फॉर्म लिखते हैं, कभी हम इससे मिलती जुलती एक फॉर्म लिखते हैं। वो फिर जहाँ जिस क्वेश्चन में जैसे यूज हो रही होगी, हम आगे भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसमें देख लेंगे। तो ये टोटल चीजें हैं जो मोमेंटम के बारे में याद होनी चाहिए, और फिर जैसी क्वेश्चन की सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली इनमें से कोई चीज हम यूज करके वहां पे सॉल्व कर लेंगे। फिगर 4.1 shows a bottle part filled with water। तो इतने पोर्शन में वाटर है, ऊपर हमें एयर नजर आ रही है। द एयर इनसाइड द बॉटल इज एट द सेम प्रेशर एज द एयर आउटसाइड द बॉटल, यानी दोनों का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। द बॉटल एंड इट्स कंटेंट्स आर एट रूम टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द बॉटल एंड इट्स कंटेंट्स आर इंक्रीज्ड। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स। ये इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है कि हम अपना आंसर जो है ना इसको रेफर करते हुए लिखेंगे। तो हमें इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स एक्सप्लेन करना है हाउ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल चेंजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अच्छा, एक तो ये कि ये चेंज कौन सा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये हम आंसर में बताएंगे। और दूसरा ये कि क्यों हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, तो उसकी रीजन हम बताएंगे। तो सबसे पहले, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा एयर पार्टिकल्स पे। सबसे पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि द पार्टिकल्स या एयर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ एयर विल गेन काइनेटिक एनर्जी, या द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर पार्टिकल विल इंक्रीज। अच्छा, जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई पहले से, तो ये क्या करेंगे, दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि दे विल कोलाइड विद, अब यहाँ पर अगर हम ये लिखेंगे ना कि दे कोलाइड विद ईच अदर, तो आपस में एक दूसरे से टकराने से कोई प्रेशर वगैरह पे, यानी वो इम्पैक्ट नहीं कर रही होती चीज प्रेशर को। जो चीज इम्पैक्ट करती है वो है वॉल्स ऑफ द कंटेनर से वो किस तरह जाके कोलाइड कर। इसलिए यहाँ पे ये बात खास तौर पे ना याद रख के लिखनी है। इस तरह का क्वेश्चन तकरीबन हर ईयर में आ रहा होता है। तो दे विल कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब दो बातें हम यहाँ लिखेंगे। एक तो ये कि ये कोलिजन्स मोर ऑफन होंगे या मोर फ्रीक्वेंटली होंगे। दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर मोर ऑफन एंड विद द ग्रेटर फोर्स। पहले जिस फोर्स के साथ जाके वो हिट करते थे, अब उससे ज्यादा फोर्स के साथ जाके हिट कर रहे हैं। और पहले अगर 5 टाइम्स कोलाइड करते थे, तो अब हो सकता है 7 या 8 टाइम्स कोलाइड कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन के बारे में हमने बताना है कि वो बढ़ जाएगी, और दूसरा ये बताना है कि जिस फोर्स से जाके स्ट्राइक कर रहे थे वो फोर्स भी अब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, प्रेशर विल इंक्रीज। तो प्रेशर इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट, द लिड इज रिमूव फ्रॉम द बॉटल। स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल चेंजेस। अब चूंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया था, और उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स ये चाह रहे थे कि अब उनको ज्यादा एक्सपैंड होने की जगह मिल जाए, लेकिन चूंकि ऊपर से वो लिड क्लोज था, तो उनको फर्दर वॉल्यूम नहीं मिल पा रहा था। अब आपने जैसे ही लिड को रिमूव किया, तो वो जो इंक्रीज प्रेशर है उसकी वजह से एयर पार्टिकल्स मूव करेंगे आउट ऑफ द बॉटल। और जब पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, तो उसके बाद प्रेशर दोबारा से नॉर्मल स्टेट पे वापस आ जाएगा। तो प्रेशर, एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल कैसे चेंज होगा, सबसे पहली बात हम
पहले तो इस चेंज को बताएंगे, फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि प्रेशर विल डिक्रीज, प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि एयर पार्टिकल्स कम हो रहे हैं। अब क्यों कम होगा, उसकी रीजन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एयर पार्टिकल्स विल मूव आउट ऑफ द बॉटल, डिक्रीजिंग द प्रेशर until it becomes equal to the atmospheric pressure। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर था, प्रेशर के टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से, वो अब एयर पार्टिकल्स मूव आउट करके रिलीज करेंगे। और जब रिमेनिंग जो एयर पार्टिकल्स हैं उनका प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाएगा, तो अब वो फर्दर बॉटल से मूव आउट नहीं करेंगे, उनको मूव आउट करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट, द मास ऑफ द वाटर इन द बॉटल इज 0.18 kilograms, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 joules per kilogram per degree centigrade, calculate the thermal energy needed to increase the temperature of the water by 20 degree centigrade। तो तीन चीजें हमें गिवन है और एक थर्मल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। इसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एम स्मॉल सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी, जो भी आप लिखना चाहें। कुछ लोग इसको कैपिटल ई से लिखते हैं या डेल्टा ई से लिखते हैं, वो भी सही है, तो सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज ये कि वर्किंग आगे हमें सही करनी। मास की जगह हम 0.18 किलोग्राम पुट करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, और चेंज इन टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड का चाहिए। तो इन तीनों का प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 15120। और इसको जब हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में शो करेंगे तो अच्छा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाए, तो ये बन जाएगा। तो थर्मल एनर्जी की वैल्यू 1.5 10⁻⁴ जूल्स बन जाएगी। अगेन कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, फॉर्मूले से स्टार्ट करना है हमें, फॉर्मूला पूरा लिखना है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों लिखनी है, फिर उसके बाद उसमें जो वैल्यूज प्लग इन करनी है वो करेंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ओरिजिनल आंसर लिखेंगे, और उस आंसर को मॉडिफाई करके हम जिस तरह टू सिग्निफिकेंट फिगर में ला के लिख रहे हैं वो आखिर में लिखेंगे, और वही फिर आंसर स्पेस में रिपीट कर देंगे। Okay, last part. Another plastic bottle is filled to the top with water. The height of the bottle is 40 centimeters. The density of water is 1.0 10⁻³ kilogram per meter cube. Calculate the pressure difference between the top and between the bottom of the water. तो प्रेशर डिफरेंस जो है उसको मैं यहाँ पे डेल्टा पी से शो कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज्यादा प्रेशर जो होगा ना वो बॉटम पे होगा, क्योंकि उसमें जो प्रेशर है उसमें पूरे लिक्विड की हाइट भी इंक्लूडेड होगी। तो प्रेशर एट द बॉटम, उसमें से मैं प्रेशर एट द टॉप को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अच्छा, प्रेशर एट द बॉटम होगा रो जी और हाइट ऑफ द बॉटल, माइनस प्रेशर एट द टॉप होगा रो जी और हाइट ऑफ द वाटर एट द टॉप। इसमें से अब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए रो और जी को कॉमन कर लेते हैं। तो डेप्थ ऑफ द वाटर टिल बॉटम और डेप्थ ऑफ द वाटर टिल टॉप वो यहाँ पे लिख देते हैं। डेंसिटी हमें गिवन है 1.0 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू हम लिखेंगे 9.8। बॉटम तक जो हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर्स की, हाइट ऑफ द बॉटल इज 40। तो इस 40 को मैं 100 से डिवाइड कर देता हूँ ताकि मीटर्स में आ जाए, और इसमें से टॉप ऑफ द बॉटल पे जो वाटर की हाइट होगी वो ऑब्वियसली 0 होगी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमें मिल रहा है 3920। और इस आंसर को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3.9 10⁻³ बन जाएगा। तो इस तरह से प्रेशर डिफरेंस जो होगा वो 3.9 10⁻³ पास्कल्स का होगा। बाकी ये कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर बॉटम पे भी एक्ट कर रहा होगा, टॉप पे भी एक्ट कर रहा होगा, तो वो तो दोनों जगह कैंसिल आउट ही हो जाएगा, उसको हमें इस डिफरेंस में कंसिडर करने की जरूरत नहीं। असल चीज जो प्रेशर का डिफरेंस लाएगी वो प्रेशर ऑफ द लिक्विड होगा, जो बॉटम पे पूरी तरह एक्ट कर रहा होगा, और टॉप पे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि हाइट 0। तो इस तरह हम प्रेशर का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिगर 5.1 shows a road junction, a moving car and a stationary truck. The road has high walls on each side. अच्छा, इसका मतलब ये है कि ये एक पूरी हाई वॉल है, यहाँ पे भी एक हाई वॉल है, और ये भी हाई वॉल्स हैं जिनके अक्रॉस नहीं देखा जा सकता।
द ड्राइवर ऑफ द ट्रक इज एट पोजिशन एक्स। ये हमारे पास एक्स बनी हुई पोजिशन, यहाँ पे ड्राइवर ऑफ द ट्रक है। द कार मूव्स अराउंड द कॉर्नर। तो कार जो है ना वो इस एरो से पता चल रहा है कि वो यूं मूव करती हुई जाएगी। ऑन फिगर 5.1 लेबल अ पॉइंट वाई ऑन द रोड वेयर द ट्रक ड्राइवर फर्स्ट सीज द कार। अच्छा जी, अब ये जो ड्राइवर है, ये अगर इस वक्त कार को देखने की कोशिश करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वॉल आ जाएगी, तो वो कार को नहीं देख सकता। और यहाँ पे कोई मिरर वगैरह भी नहीं लगा हुआ कि जो इसका रिफ्लेक्शन उसको शो कर दे। तो इस वक्त उसको यानी कार की साउंड से अगर पता चल जाए तो पता चल जाए, या रात का टाइम हो और यहाँ से लाइट आ रही हो तो उससे पता चल सकेगा। वरना अगर साउंड और लाइट का वो नहीं है ना, तो अभी ट्रक ड्राइवर को ये कार नजर नहीं आ सकती। अब ये कार आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगी। तो जो लाइन ऑफ साइट है, जब वो इस कॉर्नर से जस्ट आगे वाले पोर्शन में, यानी ड्राइवर से यहाँ पर कहीं कार आएगी ना, तो फिर वो उसको देख सकता है। वरना इस कॉर्नर तक का सारे जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो ब्लॉक हैं बिकॉज ऑफ द वॉल। तो जैसे ही वो इस कॉर्नर से आगे वाली कार की ऐसी कोई पोजीशन आ जाए कि ये इसका जो लाइन ऑफ साइट है वो इस कॉर्नर से आगे जाकर उसको देख सके, तो यहाँ सबसे पहले उसको कार नजर आएगी। तो इसी लिहाज से जो है ना हम फिगर पे मार्क कर देते हैं कि ये कौन सा होना चाहिए पॉइंट। तो इस तरह से जो है ना मैं एक लाइन ऑफ साइट बना रहा हूँ, और हमें यहाँ पे ना एक पॉइंट मार्क करना है। फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जहाँ पे ट्रक ड्राइवर को सबसे पहले कार की विजिबिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो वॉल से ब्लॉक नहीं हो रही है। ओके, अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द रोड जंक्शन शोन इन फिगर 5.2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ है, और वो फिर जाहिर सी बात है कि इसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर देगा। सो हाउ द मिरर अलाउज द ड्राइवर ऑफ द ट्रक टू सी द कार व्हेन इट इज एट द पोजीशन शोन इन फिगर 5.2। अब इस मिरर की वजह से ये जो कार है, ये अपनी करंट पोजीशन पे भी इसको जो है ना वो नजर आ जाएगी। तो अब वो कैसे नजर आएगी? वो आएगी इसको रिफ्लेक्शन की वजह से नजर। तो होगा ये कि जो रे ऑफ लाइट है वो फॉर एग्जांपल इस कार से आके स्ट्राइक करेगी प्लेन मिरर को। तो यहाँ से मैं एक रे ऑफ लाइट बना रहा हूँ, ये इंसिडेंट रे है। और यहाँ पे एक नॉर्मल होना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा नॉर्मल आ गया। फिर नॉर्मल से देखते हुए हम ऑलमोस्ट सेम रखेंगे इसका एंगल। तो ये रे जो है ना रिफ्लेक्ट होकर आएगी और ड्राइवर की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारी रे ऑफ इंसिडेंस है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये वाला एंगल इंसिडेंस का है, और ये वाला एंगल रिफ्लेक्शन का है। तो इस तरह इस रिफ्लेक्शन के फिनोमेना से ट्रक ड्राइवर ड्राइवर करंट पोजीशन पे कार को देख सकेगा। डायग्राम पेंसिल से ही बनेगी। अब देखें, अगर जैसे कोई मिस्टेक होती है तो रिमूव करके दोबारा बन जाएगी। एंगल्स प्रोटेक्टर से ही मेजर होंगे ताकि सही मेजर हो जाए, और रूलर और थिन पेंसिल यूज होगी इस पूरी वर्किंग के। तो इस फिगर के 2 मार्क्स हमें मिलेंगे। चले नेक्स्ट, द ट्रक ड्राइवर wears spectacles to correct long sightedness। लॉन्ग साइटेडनेस आई का डिफेक्ट होता है जिसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट सही नजर आ रहे होते हैं, लेकिन जो करीब के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही नजर नहीं आते। 5.3 shows how a blurred image of an object O from forms on the retina। Uh, any effect of the cornea on the rays of light can be ignored। ये कॉर्निया की वो है, सरफेस है। अच्छा, on figure 5.4 show how long sightedness is corrected by adding a suitable lens in front of the eye, continuing the path of the three rays of the light until they meet to form an image। अच्छा जी, अब देखें, यहाँ पे ना हो ये रहा है कि ये जो रेज ऑफ लाइट हैं इनको यहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये कन्वर्ज नहीं कर रही। ये अभी भी आगे मूव करके आगे पीछे बैक ऑफ द आई पे किसी जगह जाके कन्वर्ज कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इनका जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है उसको थोड़ा सा अर्ली कर दें ताकि वो रेटिना पे ही कन्वर्ज हो जाए। उसके लिए हमें इन रेज को कन्वर्ज करवाना पड़ेगा। कन्वर्ज करवाने के लिए हमें यहाँ पे एक लेंस यूज करना पड़ेगा जो कि कन्वर्जिंग लेंस होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक्सिस ऑफ द लेंस बना देता हूँ। ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए।
बाकी ये कि हम इसके ऊपर और नीचे एरोस लगा के ना उससे भी लेंस को शो कर सकते हैं। यानी ये वाला जो एरो है, लाइन है, जिसमें ऊपर और नीचे इस तरह से एरोस बने हुए हैं, ये भी एक कन्वर्जिंग लेंस को ही शो करता है। वरना ये कि अगर आप इस तरह से कुछ मुनासिब सा कर्व बना के वो बना सकते हैं लेंस, तो वो भी सही है। ओके। अब पहला काम तो हम ये करेंगे कि ये जो सेंट्रल रे है, इसको जो है ना एज इट इज हमें कंटिन्यू करना है टिल द रेटिना। इसको चेंज नहीं करना है। तो ये हो गई हमारा सेंट्रल रे। क्योंकि ये दोनों लेंस के ऊपर 90 डिग्री के एंगल से आ रही है ना, तो इस वजह से ये कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। हर वो रे जो इस तरह आती है कि वो एक्सिस ऑफ द लेंस से 90 का एंगल फॉर्म कर रही हो, तो वो स्ट्रेट पास हो जाती है क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। अच्छा, अब ये जो ऊपर वाली रे है, इसको मैं इसकी सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करूंगा। तो ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी और फिर हम यहाँ से इसको स्ट्रेट करेंगे। और स्ट्रेट करने के बाद जब ये आई वाले लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, तो उसके बाद ये जाके कन्वर्ज हो जाएगी यहाँ पर, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी रेटिना के। सेम हम इस बॉटम वाली के साथ भी करेंगे, रे के साथ। हम इसको पहले इसके ओरिजिनल पाथ पे कंटिन्यू करेंगे, फिर फर्स्ट का रिफ्लेक्शन इसको थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा, तो ये पैरेलल हो जाएगी विद द अबव टू रेज। और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद ये सीधा उसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस तरह अब जो रेज पहले बैक ऑफ द आई पे जाके कहीं कन्वर्ज हो रही थी, इस कन्वर्जिंग लेंस को यूज करके हमने उनको रेटिना पे कन्वर्ज करा दिया। तो इस तरह से लॉन्ग साइटेडनेस का जो डिफेक्ट होता है वो आई में करेक्ट हो जाता है। और 4 मार्क्स हैं इस डायग्राम के, तो इसको बिल्कुल प्रॉपरली अच्छी तरह बनाना चाहिए ताकि ये जो डायग्राम वाले मार्क्स हैं ये लूज ना हो। बाकी डिफेक्ट्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक शॉर्ट साइटेडनेस कहलाता है, नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर होते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं होते। और इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही कहीं फॉर्म हो जाती है, यानी रेज यूं कन्वर्ज हो जाती हैं पहले ही। तो उस वक्त हम यहाँ पर ना एक डाइवर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि हम इनको डाइवर्ज कराएं और रेटिना के ऊपर ही जो है ना फिर ये कन्वर्ज हो रही है। इसी तरह एक लॉन्ग साइटेडनेस होती है, वो हमने इस क्वेश्चन में देख ली। उसके लिए हम कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं ताकि जो बैक ऑफ द आई पे कन्वर्ज कर रही थी वो फर्दर कन्वर्ज हो जाए और रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज होना शुरू हो। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर 6.1 shows the circuit diagram for a flashlight torch. बैटरी है, फिक्स रेजिस्टर है, एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 4.5 वोल्ट्स। सिंस ये एक सिंगल लूप सर्किट है, सीरीज सर्किट है, तो ये जो टोटल ईएमएफ ऑफ द बैटरी है ये दोनों कंपोनेंट्स में डिवाइड हो। कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा और कुछ वोल्टेज दूसरे कंपोनेंट को मिल जाएगा। द सर्किट कंटेन्स 60 ओम्स फिक्स रेजिस्टर। इसकी वैल्यू हमें गिवन है कि 60 ओम्स का है। ओके। द करंट इन द लाइट इमिटिंग डायोड और एलईडी इज 0.020 एम्पेयर्स। तो अगर इसमें से 0.020 एम्पेयर्स का करंट फ्लो कर रहा है तो वो पूरे के पूरे सर्किट में सेम रहेगा। और फिक्स रजिस्टर में से भी सेम ही करंट फ्लो होगा क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है और सिंगल लूप में सेम करंट फ्लो करता है। ये में कह रहे हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलईडी। अब पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए या तो हम एलईडी की रेजिस्टेंस फाइंड कर लें और फिर उससे हम उसको कैलकुलेट कर लें, या फिर ये कि इसके लिए ना हमें दो वैल्यूज गिवन है। इसकी रेजिस्टेंस है 60 ओम्स और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 0.020 एम्पेयर्स का, तो इसका वोल्टेज हम फाइंड कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू IR। आई की वैल्यू 020 मल्टीप्लाइड बाई 60, तो इसका वोल्टेज हमें मिल जाएगा 1.2 वोल्ट्स। और वोल्टेज ऑफ एलईडी हम फाइंड कर लेंगे जब हम टोटल ईएमएफ में से 1.2 वोल्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इससे हमें 3.3 वोल्ट्स का आंसर मिल जाएगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास एलईडी के लिए। एक्सप्लेन वाई द एलईडी डज नॉट लाइट अप इफ द बैटरी इज रिवर्स्ड। बैटरी रिवर्स करने से जाहिर सी बात है कि ये जो डायोड है, इसका इस वक्त हम कनेक्शन देखेंगे ना, तो इसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड और इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इस वक्त ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो ये कंडक्ट करेगा। और जब कंडक्ट करेगा तो लाइट भी इमिट होगी। जब आपने बैटरी को रिवर्स कर दिया, बैटरी के नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो अब ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में ये ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ये करंट को कंडक्ट ही नहीं करने देगा। तो उसके बाद ये हम देखेंगे कि सिंस इसमें से करंट ही कंडक्ट नहीं हो रहा, पास नहीं हो रहा, तो फिर ये लाइट भी इमिट नहीं करेगा। तो रीजन उसकी क्या है वो हम लिख देते हैं कि इट इज रिवर्स बाइस्ड बिकॉज
द नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने की वजह से वो अब ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा. The chemical energy stored in the battery is 1050 joules. Show that the flashlight operates for approximately 3 hours. अच्छा, ये जो फ्लैश लाइट है ये यूज करेगी एनर्जी ऑफ द बैटरी को, और एनर्जी ऑफ द बैटरी कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला VIT, जिसमें वोल्टेज, करंट और टाइम का प्रोडक्ट हम लेते हैं. तो अगर मैं टाइम के लिए इस फॉर्मूले को लिखूं तो V और I को वहां मूव करेंगे, वहां जाके डिवाइड करेंगे. हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है वो 51050 है. ये जो बैटरी है ये वोल्टेज डिलीवर कर रही है 4.5 वोल्ट्स का, और करंट इसमें से ड्रॉ हो रहा है 0.020 एम्पेयर्स का. तो जब इस एनर्जी के साथ ये वोल्टेज और करंट इससे ड्रॉ हो रहा होगा, वर्क करेगी 11,666.6 सेकेंड्स तक. और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं आवर्स में, क्योंकि हमने आंसर को आवर्स में लेकर आना है, तो हम इसे एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, फिर एक और दफ़ा 60 से डिवाइड कर देंगे. तो ये आंसर दे देगा 3.2 आवर्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 आवर्स. तो ये इसकी वर्किंग है. आगे हम ब्रैकेट में अप्रोक्स भी लिख देते हैं, और यहाँ पे भी इन्होंने 12 अप्रोक्सीमेटली लिखा है, एग्जैक्ट 3 आवर्स नहीं है, 3 आवर्स से थोड़ा ज्यादा ही चल जाएगा. हाँ, बाकी ये कि लॉसेस वगैरह को हम अगर देख लें तो तकरीबन 3 आवर्स का ही टाइम बनेगा. नेक्स्ट पार्ट, calculate the total charge that flows through the LED in 3600 seconds. फॉर्मूला जो टाइम को, चार्ज को और फिर करंट ऑफ द एलईडी हमें पता है उनको कनेक्ट करता है, वो हम लिख देते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, जिसमें चार्ज इक्वल होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. करंट जो एलईडी में से पास हो रहा है वो 0.020 एम्पेयर्स का है, और 3600 सेकेंड्स तक ये करंट पास होगा. तो जो चार्ज इसमें से पास होगा वो 72 कूलम्स होगा. So the answer for charge is 72 coulombs. Question number 7. Figure 7.1 shows some uses of electromagnetic radiation and different regions of the electromagnetic spectrum. तो आपके पास यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ हेडसेट. और रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिस रीजन की वेव्स यहाँ यूज होती हैं वो रेडियो वेव्स हैं, ये आपस में कनेक्टेड. ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ईच यूज टू द करेक्ट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. ईच रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज यूज्ड वंस. एक ही दफा हमने यानी ये जो एक रीजन है ये एक ही दफा यूज होगा. इसका मतलब है अब रेडियो वेव्स हम किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. वन लाइन हैज बीन कंप्लीटेड फॉर यू. अच्छा जी, अब थर्मल इमेजिंग पे आ जाते हैं. थर्मल इमेजिंग के लिए हम इंफ्रारेड रेज को यूज कर रहे होते हैं, या इसके लिए जो रेज यूज होती हैं वो इस रीजन की होती हैं. इसी तरह फोटोग्राफी ऑफ पीपल्स फेसेस, उसके लिए हम विजिबल लाइट के रीजन को यूज कर रहे होते हैं. स्टेरिलाइजिंग मेडिकल इक्विपमेंट, तो जो सबसे यानी इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन होती है वो गैमा रेज से हो रही होती है, जो बहुत ही सेंसिटिव और ऐसे इक्विपमेंट की करनी होती है जिसमें यानी जर्म्स वगैरह और इस तरह की चीजें जो है ना बहुत पावरफुल हों, तो उनको किल करने के लिए सबसे पावरफुल रेज गैमा रेज यूज होती हैं. स्टेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम. तो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट यानी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड से मूव करती हैं, और ये वैल्यू हम सबको याद होनी चाहिए. इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो फिर एग्जाम में एक मार्क के लिए देखने पूछ लिया. A Bluetooth headset can be used to listen to music on a mobile cell phone without the need for wires to connect the headset to the phone. The headset uses frequencies in the range of 2.40 to 2.48 gigahertz. Calculate the wavelength of the radio waves when the frequency is in the middle of the frequency range. अच्छा, अब मिडल ऑफ द फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले ये जो दो वैल्यूज गिवन है इनका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमें मिडल वाली फ्रीक्वेंसी मिल जाए. तो एवरेज करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.44 गीगा हर्ट्स. गीगा का मतलब है कि हमारे पास 10 की पावर 9 यूज हो रही है. तो 10⁹ हर्ट्स ये फ्रीक्वेंसी है. हमने फाइंड क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है. फॉर्मूला जो फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ को कनेक्ट करता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, होता है एफ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा.
So lambda will be equal to speed divided by the frequency. Speed of electromagnetic waves अभी हमने लिखी थी, होती है 3.0 into 10 raised to 8. फ्रीक्वेंसी है 2.44 into 10 raised to 9. डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.16 मीटर्स, और वेवलेंथ में हम आंसर स्पेस में 0.16 मीटर्स का आंसर लिख देंगे। 3 मार्क्स का। जाहिर है इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला और वर्किंग के साथ साथ कुछ एडिशनल वर्किंग भी करनी है, तो उसकी वजह से इसके मार्क्स ज्यादा है। 3 मार्क्स का ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ओके, लास्ट पार्ट, सजेस्ट व्हाई अ ब्लूटूथ हेडसेट ओनली वर्क्स वेल ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। तो आपने देखा होगा कि ब्लूटूथ हेडसेट्स के साथ ना उनकी मीटर्स के अंदर रेंज डिफाइंड हुई भी होती है। तो उसकी वजह ये है कि ये बहुत लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स यूज कर रहे होते हैं, रेडियो वेव्स, और ये जो लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं ये अपनी एनर्जी बहुत जल्दी लूज कर देती हैं। तो इसीलिए इनको जो है ना एक शॉर्ट डिस्टेंस के साथ यूज किया जाता है। तो रीजन उसकी ये है कि रेडियो वेव्स लूज एनर्जी ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हम इनको यूज नहीं कर सकते, वरना इमिटर जो भी सेल फोन का इमिटर रेज एमिट कर रहा होगा वो ब्लूटूथ हेडसेट तक नहीं पहुंच सकेंगे, उससे पहली एनर्जी लूज हो जाएगी। Question number 8. The isotope uranium-235 is represented by this notation U92-235. इसमें ये वाली चीज तो एलिमेंट का सिंबल है, 92 उसका प्रोटॉन नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ से पता चल रहे हैं, और 235 में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन यानी मास नंबर यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है। स्टेट व्हाट द नंबर्स 92 एंड 235 रिप्रेजेंट इन दिस सिंबल। तो 92 रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन नंबर, और एटॉमिक नंबर भी इसको कहते हैं, और 235 रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर भी हम इसको कहते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दे आर न्यूक्लियॉन नंबर, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों इंक्लूडेड है। यूरेनियम 235 is a fuel used in nuclear reactors. State the process by which energy is released from uranium 235 in a nuclear reactor. तो न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रोसेस होता है न्यूक्लियर फिजन, जिसमें एक हैवियर न्यूक्लियस को ब्रेकअप किया जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में। आगे इक्वेशन आ रही है। A nuclide equation for this process is uranium 235 92 plus 1 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में चार्ज नहीं होता तो चार्ज नंबर हमें 0 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मास होता है तो वो 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होने के बाद ये जो न्यूक्लियस होता है और अनस्टेबल हो जाता है तो ये ब्रेकअप होता है। तो इससे दो यानी डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, स्ट्रॉन्शियम और जीनॉन, और 2 न्यूट्रॉन्स भी उसके साथ साथ इमिट होते हैं। डिस्क्राइब द मास एंड एनर्जी चेंजेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें ये होता है कि आपके पास जो इन दोनों के कंबाइन होने से मास बनता है वो ग्रेटर होता है, यानी रिएक्टेंट साइड पे मास ग्रेटर होता है, और इन सबको कंबाइन करके जो मास हमें मिलता है वो लेसर होता है। अच्छा, अब ये जो मास लेस हो गया तो ये गया कहाँ? तो होता ये कि कुछ मास जो है ना वो अपने आप को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है, और उसकी वजह से फिर ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा एनर्जी गिव आउट करता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि द ओवरऑल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेसर देन द nuclei of reactants, and the mass difference, a difference in mass, is converted into energy। तो ये प्रोसेस है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। डिस्क्राइब हाउ थर्मल एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन अ पावर स्टेशन। तो जो थर्मल एनर्जी है वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करती है, और फिर आगे के प्रोसेसेस हमें पता है। 3 मार्क्स का एक आंसर हमें लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ थर्मल एनर्जी टर्न्स वाटर इनटू स्टीम। अब जो एनर्जी है वो वाटर पार्टिकल्स के पास आ गई है। ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? विच रोटेट द टरबाइन। टरबाइन के अंदर जनरेटर फिटेड होता है, मैग्नेट्स फिटेड होते हैं। तो द टरबाइन ड्राइव्स द जनरेटर, और जनरेटर के अंदर फिर
इंडक्शन का फिनोमेना होता है, विच हैज अ मैग्नेट एंड, अ मैग्नेट तो नहीं लिखना चाहिए, विच हैज मैग्नेट्स एंड कॉइल्स फॉर द इंडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो इस तरह इसके अंदर फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और फिर ईएमएफ से करंट फ्लो करवा के हम उसे स्टोर कर लेते हैं या यूज कर लेते हैं। State one advantage and one disadvantage of using nuclear fuels in a power station instead of using fossil fuels. तो एडवांटेज ये है, रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस, और डिसएडवांटेज ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज। तो चूंकि ये रेडियो एक्टिव होता है और बहुत लंबे अरसे तक रेडियो एक्टिविटी इसमें से होती रहती है, तो उसको स्टोर करना या डिस्पोज ऑफ करना इतना आसान नहीं होता। Question number 9. Table 9.1 gives information about three planets in the solar system. अर्थ, जुपिटर और एक प्लैनेट का नाम नहीं लिखा हुआ है। ओके, स्टेट द नेम ऑफ द प्लैनेट एक्स। तो अगर हम देखें तो इस प्लैनेट का जो मास है, सॉरी एवरेज डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, वो अर्थ के मुकाबले में कम है। और दूसरी बात ये है कि इसका जो ऑर्बिटल पीरियड है वो भी अर्थ के मुकाबले में कम है, लेकिन इसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो अर्थ से बहुत करीब है। तो ये वाला जो प्लैनेट है ये वीनस है। इसके बाद है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप in table 9.1 between the mass of a planet and the gravitational field strength at its surface। तो हम देख रहे हैं कि मास जो है ना वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हमें मिल रही है, और सेकंड नंबर पे जो मास है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी सेकंड पे है, और जिसका लीस्ट मास है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी लीस्ट है। तो हम कहेंगे कि मास ऑफ अ प्लैनेट is directly related to the gravitational field strength। जितना मास इंक्रीज होगा ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ भी उसी के हिसाब से इंक्रीज हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन टेबल 9.1 इज एन एवरेज वैल्यू। तो ये जो डिस्टेंस फ्रॉम द सन है इसके साथ ये एवरेज क्यों लिखा हुआ है, तो उसकी वजह हमें पता है कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये परफेक्टली सर्कुलर नहीं होते, ये एलिप्टिकल होते हैं। तो ऑर्बिट्स ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन आर नॉट परफेक्टली सर्कुलर। सर्कुलर ना होने की वजह से कहीं पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, कहीं कम भी हो जाता है। हम उसकी एक ओवरऑल वैल्यू लेकर उसको ऑलमोस्ट एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर लेते हैं। ओके, लास्ट पार्ट, शो दैट द एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एवरेज ऑर्बिटल स्पीड की। तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड v हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ होगा, तो वो हमें यहाँ पे गिवन है 149.6 इंटू 10⁻⁶। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू हम 3.14 यूज कर लेते हैं, और 149.6 इंटू 10⁻⁶। अच्छा, ये इसकी यूनिट हमें किलोमीटर ही गिवन है, तो वो हम इसी तरह रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। टाइम जो होता है वो 1 ईयर का होता है। 1 ईयर को जब हम चेंज करेंगे डेज में, तो 365 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आवर्स में चेंज करेंगे, फिर मिनट्स में चेंज करेंगे, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में चेंज करेंगे। तो अब न्यूमरेटर में जो यूनिट है डिस्टेंस की वो किलोमीटर्स है, डिनोमिनेटर में जो यूनिट है टाइम की वो सेकंड्स है, तो हमारा आंसर किलोमीटर्स पर सेकंड्स में ही आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 29.8, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 किलोमीटर्स पर सेकंड अप्रोक्स। ये वर्किंग हमें यहाँ पे शो करनी है और इसके 3 मार्क्स हमें मिलेंगे। फॉर्मूला लिखना है बिल्कुल इसी तरह से, वैल्यूज
पुट करनी है और कन्वर्ट करना इनटू सेकंड्स और फिर ओरिजिनल आंसर लिख के अप्रोक्सीमेटली वो किसके इक्वल हो रहा है वो हमने शो करना है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंसेस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। प्रोटोस्टार्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये बिल्कुल सेकंड स्टेज होती है। इससे पहले जो स्टेज होती है वो हम कहते हैं इंटरस्टेलर नेबुला। क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट इसमें होते हैं। A protostar becomes a stable star when inward gravitational force, so it is balanced by outward force due to thermal energy in the core। तो कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन वाले रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, वो फिर उस इनवर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देते हैं, तो उसके बाद वो एक स्टेबल स्टार बन जाता है। द इनिशियल फ्यूल यूज टू पावर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन स्टार इज हाइड्रोजन। तो ये एज अ फ्यूल यूज हो रही होती है। Stars that are approximately the same size as the sun become red giant stars, which then form a planetary nebula with a white dwarf star at its center। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स से रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये चीज़ अगर अच्छी तरह याद हो इनके पॉइंट्स वगैरह, तो ये सारी डिटेल्स वगैरह लिखना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है।